हमारी इलेक्शन एक्सप्रेस बस लगातार पश्चिम बंगाल में है, जहां पर चुनाव चल रहे हैं और जिस जगह से आज हम अगले 2 घंटे के लिए आपके लिए ये बेहद विशेष पेशकश लेकर आए हैं, वो हल्दिया और नंदीग्राम के ठीक बीचों बीच इलाके में हम खड़े हैं। ये हल्दिया नदी हमारे पीछे बह रही है और उस छोर पर जो आप देख रहे हैं वहां नंदीग्राम है। यहाँ हल्दिया में भी चुनाव है, नंदीग्राम में भी चुनाव है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की 30 सीटों पर चुनाव है, जिसमें 4 जिले शामिल हो जाते हैं। तो आज हम यहां से अपनी ये खास पेशकश अपने तमाम संवाददाताओं को अलग अलग इलाकों से जोड़ते हुए आपको दिखाएंगे और इसके साथ ही असम में भी चूंकि 39 सीटों पर आज चुनाव होने वाले हैं, तो उन सारी चीजों के बारे में भी आपको हम बताने वाले हैं। यहाँ की खूबसूरती देखिए और यहाँ का महत्व समझिए। यहाँ की जो खूबसूरती है, एक तरफ ये जाकर ये हल्दिया नदी जाकर हुगली में मिल जाएगी, यानी गंगा जी में इसका मिलन हो जाएगा। और उसके साथ ही अगर और थोड़ी दूर आपकी निगाहें जाएंगी तो वो बे ऑफ बंगाल का इलाका हो जाता है। तो बे ऑफ बंगाल, हल्दिया नदी, उसके आगे हुगली नदी, यहां हल्दिया, नंदीग्राम और वो सारी चीजें जो आप आज देखने वाले हैं, तो कुल मिलाकर आपको पूरी की पूरी तस्वीर जो आज नजर आएगी यहां पर, वो आप समझ सकते हैं कि मुकम्मल होने वाली है। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस समय जुड़ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक हैं डॉक्टर निखिल और साथ में जयंतो घोषाल, जो कि एक पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और दोनों यहाँ की राजनीति के बारे में बारीक समझ रखते हैं। साथ में शशि शेखर जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शशि शेखर जी, आपका भी बहुत स्वागत है, आप सबका बहुत स्वागत है, क्योंकि बंगाल के चुनाव जब है जयंतो जी, तो उसमें जो दिलचस्पी का एलिमेंट रहता है वो आज बिल्कुल अपने चरम पर पहुंच गया है, क्योंकि सीएम की सीट पर चुनाव है। बिल्कुल, और देखिए सीएम के सीट पे हम चर्चा कर रहे हैं हाँ। कि ममता जी जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। ये तो पहली बार ऐसे, मतलब ये जो चर्चा, यही अजीब है ना, इसी जगह पर और हल्दिया में, नंदीग्राम में आके हम चर्चा कर रहे हैं कि शुभेंदु जीत सकते हैं या नहीं। यही सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग, रोचक। लेकिन इन सारी चीजों के साथ हम आपको ये भी बता दें कि नंदीग्राम में चूंकि शुभेंदु अधिकारी भी निकले थे और ममता बनर्जी वहीं पर लगातार डेरा जमाए हुए हैं, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप, बहुत तरह की चीजें भी शुरू हो गई हैं। अनुपम मिश्रा हमारे साथ वहां पर मौजूद है, हमारे संवाददाता। अनुपम, इस समय क्या चल रहा है बंगाल में? हमेशा हमने देखा है कि 12 बजे से पहले तक बहुत तेजी से मतदान होता है, क्योंकि धूप बड़ी तेज होती है और उसके बाद कुछ देर के लिए लोग थोड़े सुस्त पड़ते हैं, लेकिन कुल मिलाकर एक बहुत स्वस्थ प्रतिशत का मतदान यहां पर देखने के लिए मिलता है। अनुपम जी श्वेता, चारित्रिक विशेषता है बंगाल की कि जो वोट प्रतिशत होता है, मतों का प्रतिशत होता है, बहुत ज्यादा होता है। 80 से 90% के बीच मतदान होते हैं। और मैं बूथ आपको अगर दिखाऊं, मेरे पीछे सुबह से ही लाइन लगनी शुरू हो गई है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके, जो नॉर्म्स हैं उनका पालन करके वोटिंग चल रही है। और खास बात यह है कि 2-3 वजह हैं। एक तो गर्मी मुख्य वजह है, बंगाल में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है और गर्मी के दिनों में चुनाव होते हैं, तो ऐसे में सबकी सोच होती है कि जितनी जल्दी मौसम जहां तक ठंडा हो, सुबह सुबह हो, वोट डाल दें, अपना काम भी समय अनुसार होता रहे और सुबह सुबह जो वोट डालने का असली काम है वो हो जाए। राजनीतिक जागरूकता बहुत ज्यादा है लोगों में, अपना वोट डालना है। और वो इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि बंगाल दशकों से राजनीतिक हिंसा का शिकार रहा है। राजनीतिक हिंसा चरम पर होती है और इस राजनीतिक हिंसा के बावजूद ये जो प्रतिशत है, ये अपने आप में एक मायने रखता है। 80 से 90%, यानी जितनी भी हिंसा आप कर लें, जो लोग ये बताना चाहते हैं कि हम वोट अपना जरूर डालेंगे। और वही चारित्रिक विशेषता हमें आज भी देखने को मिल रही है। आप जहां भी जाएंगे सुबह सुबह बूथों पर लाइन मिलेगी। जितना यहाँ पर वोटिंग होती है, उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि यहाँ को एक तमगा मिल सकता है कि देखिए कितना ज्यादा कुछ हुआ। जैसे बिहार में टीएन शेषन के आने के बाद वहां पर हिंसा थमी, धीरे धीरे जो जितने मैल प्रैक्टिसेस थे उन पर अंकुश लगा डॉक्टर निखिल। लेकिन यहाँ पर पहले चरण का मतदान हालांकि थोड़े अच्छे संकेत दे रहा है, क्योंकि बंगाल में सबसे ज्यादा जरूरी है, लोग इतने जागरूक हैं तो कम से कम उन्हें एक माहौल मिले कि आप आइए, घर से निकलिए, वोट डालिए। जी हाँ, बिल्कुल जी, सबको मेरा नमस्कार। देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता बेहद प्रबुद्ध है, बेहद जागरूक है, वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उद्यत है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो नंदीग्राम का चुनाव है, इस पर समूचे देश की और कह सकते हैं कि जो भारतवंशी समूचे विश्व में है, सबकी नजर इस चुनाव पर है। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि इस चुनाव से कम कुछ बातें स्पष्ट होने जा रही हैं कि क्या जो तुष्टीकरण की राजनीति है, उस राजनीतिक अधिष्ठान पर जो हमारी विपक्षी पार्टियों ने अपनी राजनीति को आधारित रखा है, वो क्या वो चल पाएगा?
क्या रिपोर्ट कार्ड और विकास आधारित जो रणनीति है राजनीतिक पार्टियों का, उसका क्या भविष्य होगा? इन सब बातों को नंदीग्राम की जनता, और जैसा कि गृह मंत्री महोदय ने कहा है कि परिवर्तन का सबसे आसान उपाय है कि नंदीग्राम में आप परिवर्तन ले आएं, तो क्या ऐसा हो पाएगा? यह तो भविष्य के गर्भ में छुपा है, लेकिन ये चुनाव बेहद रोचक होने जा रहा है और इसमें दिलचस्पी हम सबों की है। साथ में शशि शेखर जी, जिस तरह से अभी तक हमने इन चुनावों में पैंतरों को देखा है, पश्चिम बंगाल में ये मुद्दे कभी नहीं उठते थे। ममता बनर्जी के साथ ये मुद्दे कभी सुनाई नहीं देते थे कि उन्हें मां माटी मानुष के साथ शांडिल्य बोलना पड़ जाता था। क्या वाकई पश्चिम बंगाल के चुनावों में नैरेटिव कुछ इस कदर बदला है कि देश की राजनीति का सूचक हो रहा है इस समय? पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है उस पर तो काफी बात हो चुकी है। असल में पश्चिम बंगाल एक ऐसा प्रतीक बन गया है, यदि वहां परिवर्तन होता है तो वो देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। जैसे कभी ममता बनर्जी ने जब वामपंथी शासन को समाप्त किया था तो ये माना गया था कि वामपंथियों के मोर्चे ढह रहे हैं, और फिर आपने लगातार उनको ढहते देखा। त्रिपुरा खत्म किया बीजेपी ने, और केरल के अलावा वो कहीं भी नहीं है। ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है जबकि एक क्षेत्रीय पार्टी अपनी पूरी ताकत से एक राष्ट्रीय पार्टी से लड़ रही है, और यदि राष्ट्रीय पार्टी जीतती है वहां पर तो एक निश्चित विचारधारा पूरे देश में फैल रही है, उसका वो प्रतीक होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो एक क्षेत्रीय राजनीति है, अब तक ये माना जाता था कि इंडियन फेडरलिज्म जो है वो क्षेत्रीय आकांक्षाओं के साथ राष्ट्रीय गोल लेकर चलता है। तो ममता बनर्जी या इस तरह के अन्य नेता, चाहे वो स्टैलिन हो चाहे और लोग हो, ये सारे लोग उस तरीके के प्रतीक थे जो क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय बातें उठाते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो मोदी और अमित शाह की जो एक नई राजनीति का जो एक तौर तरीका है, उसके बाद आज बंगाल ये तय करने जा रहा है कि देश उस पुराने फेडरलिज्म के ढांचे पे चलेगा या अपनी एक नई परिभाषा गढ़ेगा। और इस नाते मैं बंगाल के वोटर्स को धन्यवाद देना चाहूंगा और बधाई देना चाहूंगा कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपनी मंशा पूरी तरीके से जता रहे हैं। तो ये परिणाम, श्वेता, और आप तो लगता है मुझे संजय की भूमिका में है, जैसे महाभारत संजय ने दिखाया था धृतराष्ट्र को और उनके बहाने पूरी दुनिया को, तो आप उस महाभारत को दिखा रही है वहां से, श्वेता। महाभारत ही है वाकई शशि शेखर जी। लेकिन इस समय अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर दे दें, बड़ी खबर जो पूरे देश से सरोकार रखती है, सिर्फ एक प्रदेश की राजनीति की बात नहीं कर रहे। जो कल एक खबर सामने आई थी जिससे काफी लोगों में बहुत हताशा निराशा आई थी, वो ये कि छोटी बचत पर जो दर है उसे कम, इंटरेस्ट रेट को कम करने की बात हो रही थी, लेकिन अब उस फैसले को, उस निर्णय को पलट दिया गया है, यानी जो मौजूदा दरें थी वही बहाल रहेंगी। जाहिर है चुनाव के समय में, वो भी वोटिंग से एक दिन पहले इस तरह की बात सामने आई थी। ये बहुत सारे लोगों को, लाखों लोगों को प्रभावित करने वाला निर्णय था और इसीलिए काफी लोगों को इस बात पर हैरानी भी हो रही थी। लेकिन अभी ये खबर आई है कि अब जो पुरानी दरें थी वो बहाल रहेंगी, यानी कि जो बचत थी आपकी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जितना आपको रिटर्न मिल रहा था उतना ही मिलते रहेगा। आज बंगाल में चुनाव जरूर है और इसका क्या सीधा इससे लेना देना है, सीधे राहुल श्रीवास्तव के पास चलते हैं। बताएं राहुल, अचानक रात में एक निर्णय और सुबह में वो निर्णय पलटा गया। श्वेता, 24 घंटे से ज्यादा नहीं हुए थे। सरकार ने जो हर चौमाही में सरकार करती है कि स्मॉल सेविंग यानी छोटी बचत खातों पे जो इंटरेस्ट देती है उसकी घोषणा की थी कि कटौती हुई थी करीब 0.7 से लेकर 0.9 की, उसको विड्रॉ कर लिया है। एक बात साफ है, इसको लेकर के थोड़ा सरकार और बीजेपी में भी काफी सुगबुगाहट थी। क्योंकि टाइमिंग का सवाल उठ रहा था। टाइमिंग का मामला यह है कि देखिए, कई दिनों तक 15-20 दिनों तक पेट्रोल की कीमतें बाहर डीजल की बढ़ी, लेकिन यहाँ दाम स्टेबल रखे गए, जबकि रोज बढ़ाए जाते थे। दाम तब तक लिए नहीं बदले गए जब तक चुनाव का समय आ गया और दाम गिरने नहीं लगे। इसी तरह से इस दामों को लेकर के कहा जाता है, जो स्मॉल सेविंग्स है, इन पे जो इंटरेस्ट रेट है, ये आम आदमी की सेविंग्स कहलाती हैं। किसान विकास पत्र जैसे है, हालांकि उसमें अब बड़े लोग भी इन्वेस्ट करने लगे हैं, लेकिन ये गरीब जनता और आम आदमी की सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं।
2015 में सरकार का मानना था कि इसको ध्यान से बढ़ाना चाहिए, क्योंकि भारत में एक बड़े जनसमूह के पास सोशल सिक्योरिटी नेट नहीं है और इसको लेकर के स्मॉल सेविंग्स को जरा अच्छा रखा गया। लेकिन कल के फैसले से सरकार को शायद ये बिल्कुल आभास हुआ है कि इसका चुनाव में असर हो सकता है, क्योंकि कोई कारण इसके अलावा सामने दिखाई नहीं दे रहा है कि जिस तरह से 18 घंटे करीब भी नहीं हुए हैं और सरकार ने अपना पीपीएफ पे, स्मॉल सेविंग डिपॉजिट्स पे, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इन सब पे जो दरों में कटौती थी की, उसको विड्रॉ कर लिया है। नहीं, और उम्मीद लोग यही कर सकते हैं राहुल इस फैसले से कि चुनाव के बाद कम से कम दोबारा इस पर विचार न करने लगे सरकार, क्योंकि और इसीलिए मैंने पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से एक दफा पूछा था कि क्या हमेशा चुनाव होते तो पेट्रोल डीजल के दाम नियंत्रण में रहते हैं। खैर ये अलग बात है, लेकिन जयंतु जी आपने बहुत चुनाव यहाँ पर देखे हैं। शुरुआत से हमने जो हिंसा देखी यहाँ पर, और इस बार आप कुछ परिवर्तन देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि वाकई नहीं, क्योंकि आरोप तो अभी भी लग रहे हैं कि डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, लेकिन जिस पैमाने पर होती थी उससे बेहतर स्थिति है और लोग इसीलिए और बेखौफ अब आपको दिख रहे हैं कि कई लोग तो अब कैमरे पर अपनी प्रतिक्रिया भी देने लगे हैं जो पहले नहीं देते थे। देखिए, जहां हिंसा का सवाल है, हाँ, मैं 1984 से चुनाव कवर कर रहा हूँ। जब ममता बनर्जी सोमनाथ चटर्जी को हराए जी, तो जब ऑपोजिशन में ममता थी, हाँ, वो हिंसा के आरोप जो है वो शासक दल के ऊपर मतलब वो करते थे। आज जो परिवर्तन है कि रूलिंग पार्टी हिंसा का आरोप कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन में, और अमित शाह जी कह रहे हैं हाँ, कि कोई कॉम्प्लेन नहीं है। हाँ, फर्स्ट फेज में जो शांति से हुआ, और हाँ, चुनाव आयोग को धन्यवाद भी ज्ञापन कर दिए, तो ये भी एक परिवर्तन है। और सिर्फ मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इस बार बीजेपी ने हाँ, जो ताकत लगाया, और जैसे एकदम मिशन बेंगल, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर 20 रैली कर रहे हैं, वो केरला में नहीं कर रहे, तमिलनाडु में नहीं कर रहे, उसका प्रायोरिटी बंगाल है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो जन्म स्थान है। और इस बार ममता बनर्जी, शी इज ए स्ट्रीट फाइटर, शी इज फाइटिंग द बैटल। लेकिन ये जो बैटल है, इस बैटल दिलचस्पी इसीलिए है कि एक स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी मुझे दिखाई दे रहा है। और ममता बनर्जी की जगह अगर और कोई राजनेता होती तो शायद इस समय वो टूट गए हो जाते। नहीं, ये बात तो सही है, लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ है सारे, वो इस समय लड़ रही हैं, लेकिन इसके साथ ही वो आरोप भी जो आप कह रहे थे कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है वो आरोप लगा रहा है सामने वाले पर। तो ममता बनर्जी ने एक बार फिर आरोप लगाया है, उन्होंने कहा है कि टीएमसी को रोका जा, टीएमसी के जो एजेंट्स हैं उन्हें रोका जा रहा है पोलिंग बूथ पर जाने से, और ये भी उन्होंने आरोप लगाया है कि एजेंट को बंधक भी बना लिया गया है। अनुपम, क्या कह रही है ममता बनर्जी, क्या आरोप लगा रही है? जिस शुरू से ही, सुबह से ही अब टीएमसी की ओर से आरोप लगने शुरू हो गए हैं। मिदनापुर में, खासतौर पर पूर्वी मिदनापुर के मोयना में सुबह सुबह आरोप लगा कि वहां पर जो एजेंट है उसको पीटा गया है। इसके बाद नंदीग्राम में भी आरोप लगाया गया है कि एक एजेंट को बंधक बना लिया गया है, उसकी पूरे परिवार को डराया धमकाया जा रहा है। दक्षिण 24 परगना से आरोप आ रहे हैं। तो ये अलग ट्रेंड है, अलग प्रचलन है। पहले क्या होता था कि विरोधी दल आरोप लगाते थे, लेकिन पहले चरण से जो हम देख रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं, और ये आरोप लगातार लग रहे हैं। और मैं कतार भी दिखाते दिखाते बताना शुरू करूंगा, काफी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई हैं, बुजुर्ग लोग भी आ रहे हैं। तो ये जो आरोप का प्रचलन शुरू हुआ है सत्ता पक्ष की ओर से, ये अचरज करने वाला है, क्योंकि इस तरह का चलन हमने पहले नहीं देखा, और ये पहली बार हो रहा है कि सत्ता पक्ष की ओर से सुबह से ही आरोप लगने शुरू हो रहे हैं। तो ये जो चलन है, ये जो प्रचलन है, ये अपने आप में अलग महत्व रख रहा है। और पहले चरण में भी सिर्फ एजेंट को मारने या धमकाने का आरोप नहीं लगा, कई तरह के रिगिंग के आरोप लगे, और अब जो सुबह से ही आरोप लग रहे हैं वो अभी तक धमकाने और डराने के आरोप लग रहे हैं। ईवीएम की खराबी के आरोप भी पहले चरण में बहुत ज्यादा लगे, और वो एक संकेत दे रहा था कि आने वाली राजनीति किस तरह की होगी, क्योंकि 100 से भी ज्यादा ईवीएम खराब होने की आरोप टीएमसी की ओर से लगाए गए थे। तो अभी तक इस तरह की खबरें नहीं आ रही हैं, लेकिन जो आरोप आ रहे हैं वो दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मिदनापुर से आ रहे हैं। डॉक्टर निखिल, आपके हिसाब से इन आरोपों के पीछे? देखिए, मैं मानता हूं कि जो
पश्चिम बंगाल या समूचे बंगाल की जो संस्कृति है वो हिंसक नहीं रही है। यहाँ सनातन धर्म के प्रणेता स्वामी विवेकानंद की भूमि रही है और हिंदू धर्म के समाज सुधारकों की भूमि रही है। उसके बाद एक आयातित जो विचारधारा है कम्युनिज्म की, उसने पश्चिम बंगाल की राजनीति को रक्त रंजित बनाया, जो कि दशकों तक चला और ये चलता रहा। और आप देख लीजिए जो अशोक कुमार नाइट के बाद जो हुआ, जो मारीच झापी की जो घटना हुई, और उसके बाद एक साइंटिफिक रिगिंग की जो प्रक्रिया यहाँ चलती रही, और उसका सबसे ज्यादा शिकार विपक्ष हुआ। ममता बनर्जी खुद उसके रिसीविंग एंड पे रही और उसके साथ कांग्रेस। और 2011 में वो भारी जनमत के साथ आई, एक परिवर्तन का अग्रदूत बन करके आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने वैसा ही बर्ताव शुरू कर दिया जिसकी वो शिकार हुई थी। 140 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या होना, अभी पिछले 4-5 दिन में भी 3-4 कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई। आप देख लीजिए कि दिनहाटा में क्या हुआ, अब नदिया में क्या हुआ, और कई हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, जो हमारे उम्मीदवार हैं, उन पर भी हमले हुए। तो जो खेला होवे का जो एक प्रतीकात्मक स्वर यहाँ जो उत्पन्न हुआ, इसमें भी कहीं न कहीं मतदाताओं को आतंकित करने की रणनीति शुरू में थी, जो कि बाद में परिवर्तित करने के लिए बाध्य हुई दीदी। क्यों? क्योंकि इस बार जनता चुप नहीं, आगे था कि चुपचाप कमल छाप। चुनाव का दिन है, इसलिए राजनीतिक उसमें बातें करने से पहले मुझे लगता है कि मतलब विश्लेषण का बहाव अलग और होता है, लेकिन आरोप के साथ हमें यह भी बोल देना होगा कि कई टीएमसी कार्यकर्ताओं ने भी अपनी जान गंवाई थी। और इसीलिए शशि शेखर जी, एक सवाल जो हमेशा बंगाल की राजनीति को लेकर उठता है कि क्या यहाँ पर काडर जो है वो फ्लोट कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। अगर वामपंथ पर आरोप लगते हैं तो वो शायद टीएमसी में शामिल हो जाए, फिर टीएमसी अगर छोड़कर जा रहे हैं तो कौन किस विचारधारा का आ रहा है। क्या हम ये समझे कि पश्चिम बंगाल में ये सब कुछ सम्मिलित हो चुका है इस समय? देखिए, बंगाल की राजनीति में बहुत स्पष्ट है कि पिछले 15 साल में बंगाल की राजनीति में एक अलग तरह का परिवर्तन आया। विचारधारा से वो जो कार्यकर्ता थे उन्होंने अपने अपने ठिये तलाशने शुरू किए, और ममता बनर्जी भी जब विरोध पर आमादा हुई, कई बार लहूलुहान हुई, पिटी, सब कुछ किया, लेकिन उनके साथ एक प्रतिरोधी काडर जुड़ा, और उस प्रतिरोधी काडर को जब वो लेकर आगे बढ़ी तो उनसे उम्मीद की जाती थी कि बंगाल की राजनीति को वही शुद्ध रास्ते पर ले जाएंगी जिसके लिए बंगाल जाना जाता है, पर दुर्भाग्य से वह नहीं हो सका। आज हालत यह है कि जो काडर इनसे थोड़ा सा संतुष्ट होता है वो चला जाता है दूसरी तरफ। इसलिए आज ममता बनर्जी भी उसी तरह के आरोप लगा रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कम से कम उनकी गुंडागर्दी के आगे किसी की भी वो दबने वाली नहीं है। मैं ममता बनर्जी की नहीं बोल रहा, किसी की भी। तो ऐसे में जब हम गौर करते हैं वहां की राजनीति पर तो दो बातें साफ नजर आती हैं। आरोप प्रत्यारोप जो भी है, लेकिन जब तक ईवीएम नहीं खुलेंगे तब तक इसका दौर चलता रहेगा, और उसके बाद वही हारे को हरिनाम। हर चुनाव में आप देखिए दोनों तरफ के लोग एक ही तरह के आरोप लगाते हैं। ईवीएम, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, सरकारी मशीनरी केंद्र की भी होती है और सरकारी मशीनरी प्रदेश की भी होती है। सत्ता का दुरुपयोग, पैसे का बहाव, ये कुछ ऐसे आरोप हैं, हमें लगता है कि हमें इन पर चर्चा करनी बंद कर देनी चाहिए। सीधी सी बात यह है कि क्या कुछ योजनाओं, कुछ ऐसी चीजों के सहारे कुछ चुनाव लड़ रहा है, तो ऑफ कोर्स ममता के पास भी कुछ योजनाएं हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए जो काम किया, जिसके सहारे वो वैतरणी में पार होना चाहती है। उनकी दिक्कत ये है कि जो महिला मतदाता जो उनकी कोर वोटर रही हैं, वो मोदी जी की भी कोर वोटर है। आप देखिए बिहार में सारी बाजी महिलाओं ने पलट दी थी, नहीं तो दूसरा पक्ष जीतता। 59.95% महिलाओं ने वोट किया और उनमें से अधिकांश ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। तो आज एग्जैक्टली यहाँ पर भी यही हो रहा है कि आज ये महिलाओं को कैसे बस में किया जाए और बहुमत वोटों को कैसे लिया जाए। सीधे ग्राउंड जीरो से आप देख रहे हैं, आज तक पश्चिम बंगाल में 30 सीटों पर इस समय मतदान चल रहा है, असम में 39 सीटों पर, और हम हर जगह की तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। हम हल्दिया में मौजूद हैं, हल्दिया नदी के किनारे, जिसके एक छोर पर नंदीग्राम और एक छोर पर हल्दिया, एक तरह से कहें तो हल्दिया के अधीन ही पड़ता है नंदीग्राम। इसीलिए हम यहाँ की जो खूबसूरती आप देख रहे हैं, जरा उसका हम विकास के एंगल से उस पर भी हम बात करेंगे कि क्या हुआ है यहाँ पर इस क्षेत्र में जो बाकी इलाकों के पश्चिम बंगाल से ये अलग नजर आता है, और ऐसा क्या हुआ है इस क्षेत्र में कि आंदोलन की भूमि बन गया था, क्योंकि वहां से भी एक छोर इन चुनावों का और आज के मतदान का जुड़ जाता है, मां माटी मानुष का नारा जुड़ जाता है। ये तस्वीरें भी और साथ में मतदान की जो लंबी कतारें हैं उनकी
उनके बीच में चलते हुए चर्चा हमारी लगातार जारी है, क्योंकि टीएमसी की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से खासकर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि टीएमसी के एजेंट्स को डराया धमकाया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है, उन्हें पोलिंग बूथ पर नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये उनके हार की हताशा है जो वो पहले से देख रही हैं। लेकिन एक विश्लेषक हमेशा इंतजार करना चाहेगा 2 मई का, ऐसी किसी भी घटना के विश्लेषण करने से पहले। लेकिन जयंतु जी, हम जो इस पूरे क्षेत्र को देखते हैं, हल्दिया को देखते हैं, या फिर जब हम कलकत्ता से निकलते हैं इस ओर पूर्वी मिदनापुर की ओर, और हम वहां से निकल जाएं मान लीजिए बैरकपुर की तरफ या दक्षिण 24 परगना, सड़कें ही बदल जाती हैं बिल्कुल। यहां पर कब हुआ था ये विकास, और ये विकास ही कैसे लेफ्ट के निकलने की वजह बन गई थी? देखिए, ये जो हल्दिया जो एरिया है, हाँ। ये इंडस्ट्रियल एरिया बन गए हैं, और इसमें एक तो रिफाइनरी जी और पेट्रोकेमिकल, और ये जो डेवलपमेंट ये लेफ्ट फ्रंट के समय हुआ था, स्टार्ट हुआ था। लेकिन यहाँ किसानों का जो गुंजाइश, मतलब वो जो एक उनके जो दुख और उनके जो समस्या, उसके इशू में ही तो नंदीग्राम भी बने। तो पश्चिम बंगाल में हल्दिया ऐसे एक जगह है जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, और इसी जगह से ही नंदीग्राम जैसे मूवमेंट जो सीपीएम को हटाया जी। तो मुझे लगता है कि जो संतुलन का जरूरत होता है कि इंडस्ट्री के साथ साथ, क्योंकि यहाँ 75% किसान है, मुस्लिम, हिंदू, आदिवासी, शेड्यूल कास्ट, इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन। और देखिए ना, नंदीग्राम आप इतना सफर किए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 2 नंदीग्राम है, इट्स ए टेल ऑफ 2 नंदीग्राम। एक नंदीग्राम हिंदू डोमिनेटेड है, एक नंदीग्राम मुस्लिम डोमिनेटेड है, और शुभेंदु अधिकारी को लग रहा है कि मुस्लिम जो वोट है वो अभी बीजेपी के लिए मिलना मुश्किल है, हिंदू वोट को पूरा कंसोलिडेट कर रहे हैं। और इनके लिए जैसे बेगम ममता बोल रहे हैं, तो ममता भी उनके काश्यप गत्रो, हाँ। और ये हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए डेस्परेट है जी। तो इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग, जैसे हर पत्रकार के चीज की नाते एंट्री हो चुकी है, पाकिस्तान तक की एंट्री हो चुकी है यहाँ पर। लेकिन शुभेंदु अधिकारी जब आज वोट देने, चूंकि रहते वहीं पर है, उनके पिता, उनके भाई सब सांसद हैं, तो वो जब वोट देने के लिए आए, उन्होंने क्या क्या कहा है, जरा उसको सुन लेते हैं। देखिए, जीत मेरा तो नहीं, बीजेपी पार्टी का होगा, विकास का होगा, नरेंद्र मोदी जी का होगा। ये परिवर्तन का लहर पूरा बंगाल में चल रहा है। बंगाल के लोग असली परिवर्तन के लिए और डबल इंजन सरकार के लिए वेट कर रहा है। ममता बनर्जी का गवर्नमेंट बेरोजगारी इतना किया, युवा ने पूरा के पूरा इसके खिलाफ वोटिंग कर रहा है। पीएम किसान चालू नहीं किया, किसानों ने पूरा के पूरा जोर लगा दिया, और पंचायत में इतना धांधली, अम्फान का रुपया इतना धांधली हुआ, इतना करप्शन। और जो कैंपेनर है ममता बनर्जी का, जो इलेक्शन एजेंट है, कैंपेनर है, उसका छवि, उसका इलेक्शन चौपट कर दिया। सब लोग एक्टिव है, सेंट्रल फोर्स का हेलीकॉप्टर निगरानी है, ये तो पहली बार हो रहा है। 14 पावरफुल ड्रोन है, 76 जो बूथ का डिमांड मैं किया था, उसको सब एक सेक्शन करके लगा दिया। क्यूआरटी सेक्टर ऑफिस में भी पैरामिलिट्री फोर्स है, आईजी सीआरपीएफ, डीआईजी सीआरपीएफ, बीएसएफ का आला कमांड, पुलिस का भी बड़ा आधिकारिक, सब दायरा डाला हुआ है। ये लोग आए हैं, मैं खुश हूँ। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करा दीजिए। मैं कैंपेनिंग, धुआंधार कैंपेन किया। मेरा खिलाफ जो प्रत्याशी है, दोनों वाम मोर्चा का और टीएमसी का, वो भी प्रचार किया। सबका बात सुन लिया जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जनता को क्या कहेंगे आज? जनता को घर से निकल कर आइए, खाना थोड़ा लेट में खाइए, पहले वोटिंग कीजिए। नंदीग्राम का वोटिंग का लिए पूरा के पूरा, जितना पूरा देश नहीं, पूरा वर्ल्ड में जितना भी बंगाली है और इंडियन का जितना भी पॉलिटिशियन है, नंदीग्राम में तुष्टिकरण जीतेगी या विकास जीतेगी, इसके लिए सब लोग इंतजार में हैं। जिन समीकरणों की बात यहां पर हो जाती है नंदीग्राम सीट की, वो सीधे तौर पर इस बात से जुड़ जाती है कि शुभेंदु अधिकारी तब टीएमसी में थे और अब बीजेपी में है। तो डॉक्टर निखिल, मैं उस पर आपसे सवाल पूछूंगी, लेकिन इस समय जो कि खबर दे रहे हैं हमारे संवाददाता अनुपम मिश्रा सीधे नंदीग्राम से। अनुपम, नंदीग्राम में अलग अलग इलाकों में जाने के लिए वाकई
हर जगह गाड़ियां भी नहीं जा पाती हैं, कई जगह पैदल या फिर बाइक के रास्ते जाना पड़ता है। शुभेंदु अधिकारी कोशिश कर रहे हैं कि अव्वल तो जो वोट देने के लिए भी पहुंचे थे, वहां पर जो आप लोगों से बातचीत की है वहां पर भी बाइक से पहुंचे थे, बाकी इलाकों में भी क्या वो जा रहे हैं। दूसरी चीज ये कि ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही हैं और जमीन पर जो हकीकत है, क्या इस तरह का हंगामा आपको नजर आ रहा है अलग अलग बूथ पर भी, या फिर जमीन पर शांति है? जी बिल्कुल श्वेता, मैं कतार दिखाते हुए आपको बताता हूं। पहले तो आपको कतार दिखा दूं, कितनी लंबी कतार इस वक्त मैं जिस बूथ पर खड़ा हूं वहां पर देखने को मिल रही है। और जो आपका सवाल है, पहले सवाल का जवाब दूं, शुभेंदु अधिकारी फिलहाल यहां से वोट देकर वो निकल गए हैं, थोड़ा नाश्ता पानी कर रहे हैं, इसके बाद वो निकलेंगे। और आपको बता दूं कि जो गाँव है, गाँव की सड़कें बेहद सकरी हैं, एक बड़ी गाड़ी जाने लायक स्थिति नहीं है। ऐसे में जब हमने देखा शुभेंदु अधिकारी जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तो कई बार हमने देखा वो मोटरसाइकिल पर चलकर चुनाव प्रचार कर रहे थे, कई बार जो छोटी गाड़ी होती है, सबसे छोटी गाड़ियां, उनमें चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो आज भी संभावना यही है जब वो निकलेंगे तो मोटर बाइक या बेहद छोटी गाड़ी में निकलेंगे, क्योंकि अगर वो अंदरूनी इलाकों में जाते हैं तो वहां बड़ी गाड़ी नहीं घुस पाएगी। और जहां तक ममता के आरोपों का सवाल है, ममता कल से ही आरोप लगा रही हैं कि नंदीग्राम में जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी कार्यकर्ताओं को, बूथ एजेंट को धमका रहे हैं। आज भी सुबह से टीएमसी की ओर से लगातार आरोप आ रहे हैं कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो टीएमसी कार्यकर्ताओं को बूथ में नहीं आने दे रहे हैं, जो एजेंट हैं उनको परेशान कर रहे हैं, धमका रहे हैं। हालांकि अगर मैं सुरक्षा की बात करूं तो 22 कंपनी सीआरपीएफ को तैनात किया गया है, सेंट्रल फोर्सेस हैं, इसके अलावा 22 क्विक रिस्पांस टीम है, तो सुरक्षा बंदोबस्त काफी अच्छे हैं। बहुत बड़ी हिंसा की खबर अभी तक नहीं आई है, गनीमत है, क्योंकि जब भी हम चुनाव को देखते हैं तो जो चारित्रिक विशेषता है वो है बम पड़ते हैं, गोलियां चलती हैं, जो अब तक पहले चरण में भी हमें नहीं देखने को मिला। और गनीमत है कि अभी तक इस तरह की खबरें, बड़ी हिंसा की खबरें अभी तक हमारे पास नहीं है। छिटपुट जो आरोप हैं वो आरोप लग रहे हैं, खासतौर पर टीएमसी की ओर से ही वो आरोप लगाए जा रहे हैं। पूर्व मिदनापुर को लेकर, दक्षिण 24 परगना को लेकर ये आरोप खासतौर पर लगाए जा रहे हैं। श्वेता। जी, और राहत की बात है वाकई कि इस तरह की कोई खबरें सामने नहीं आती हैं कि हिंसा हो रही है या फिर बम फोड़े जा रहे हैं, जो कि सामान्य हो गया था एक तरह से यहाँ पर, जो कि किसी भी लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। लेकिन एक तरह से लोगों ने मान लिया था कि चलो बिहार है, बंगाल है, यहाँ पर यूपी है, इसमें होता है, लेकिन इस पर अंकुश बहुत जरूरी होता है। ये बताइए डॉक्टर निखिल कि हम समीकरणों की बात करते हैं, हम यहाँ पर हिंदू कितने, मुस्लिम कितने, वो बातें करते हैं। क्या शुभेंदु अधिकारी के आने से आपको लगता है कि जो उनका टीएमसी का वोट बैंक था वो भी कुछ शिफ्ट होगा, या फिर जो बीजेपी का पारंपरिक है वो तो बहुत कम पड़ जाएगा, वो तो पर्याप्त ही नहीं होगा? देखिए, शुभेंदु अधिकारी समूचे नंदीग्राम का जो मूवमेंट था उसके प्रणेता थे जी। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री बनी उसमें कई ऐसे धरती पुत्रों का योगदान रहा जिन्होंने कि जो ग्राउंड लेवल पर जो ग्रासरूट वर्कर्स है उनके सपोर्ट को मोबिलाइज किया और तृणमूल कांग्रेस को इस उद्योग के लिए प्रेरित किया कि वो सीपीएम को उखाड़ करके फेंक दें। अब जैसे कि शुभेंदु अधिकारी हैं, कई और सांसद हैं, सौमित्रो खां हैं, जिस तरह मुकुल राय चाणक्य थे, तो ऐसे ऐसे लोगों ने ग्राउंड फोर्सेस को, संगठन को खड़ा किया। अब वही लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। लेकिन इसमें एक और प्रश्न है, जब शुभेंदु जी तृणमूल के साथ थे तो पिछले लोकसभा चुनाव में नंदीग्राम से भारतीय जनता पार्टी को उस असेंबली सेगमेंट में 30% वोट मिला था मोदी जी के नाम पर। तो और ये बात दीगर है कि नंदीग्राम को जो ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 में जो बांटा गया है, तो अब दीदी जो है पूरी तरह ब्लॉक 2 पर अपना पूरी तरह फोकस कर रही हैं, क्योंकि ब्लॉक 2 में और जिस तरह से चंडी पाठ और गोत्र की राजनीति कर रही हैं, तो वो जो हिंदू वोट बैंक है उसको अपनी तरफ शिफ्ट करना चाह रही हैं, क्योंकि वो वोट बैंक की तरह उनको देख रही हैं। लेकिन एक चीज है कि जैसे मैंने रास्ते में किसी से पूछा कि दादा की হবে এবারে, बोले दादा আমি তো শুধু একটা কথা বলতে চাই, एक तो सनातन किंतु जागृत तो হয়ে গেছে আর কি। तो तरह तरह की बातें हैं। कुछ लोगों ने कहा कि दादा देखुन, एक दिके शिल्प एक दिके चाष, दुटोर मध्य संतुलन करते हुए। चाष यहाँ कृषि को कहते हैं, हाँ। शिल्प यहाँ इंडस्ट्री को कहते हैं। तो हम लोगों को समाज में भी संतुलन बनाना है, विकास में भी संतुलन बनाना है, कोई स्थान पिछड़ा ना रह जाए। हाँ। और देखें कौन सी ऐसी पार्टी है जो कि इस पर खड़ी उतरती है। लेकिन इस बार परिवर्तन की बयार बह रही है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। चलिए, कठिन है इस बात को समझ पाना। अभी यहाँ पर लोग जो कहते हैं उनके इशारों में बहुत सारी जो पहेलियों को बूझना पड़ता है। लेकिन शशि शेखर जी, जिस तरह से ममता बनर्जी ने इस बार चुनाव प्रचार किया है, हमने देखा है कि, और अभी से नहीं, पहले से भी, वो जब पहली बार नाराज हुई थी जय श्री राम का नारा लगने पर, उसके बाद से एक तरह से
उनके विरोधी उसे चिढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल कर लेते थे, उनको घेरने के लिए इस्तेमाल कर लेते थे। अगर आज हम ममता बनर्जी को अपना गोत्र बताते हुए सुनते हैं तो क्या हम ये समझें कि ममता बनर्जी इस बात को बूझ रही है कि शायद ये चिढ़ाने वाली जनता नहीं थी, ये वाकई वो जनता है जो उन्हें वोट दे सकती है? अगर अलग अलग गांव में या सड़कों पर उनके काफिले के इर्द गिर्द लोग इस तरह से कहते हैं, वो कार्यकर्ता और वोटर के बीच का अंतर समझकर वो अपना गोत्र बता रही हैं या चंडी पाठ कर रही हैं? देखिए, बहुत साफ है श्वेता, दो बातें बहुत स्पष्ट है। जय श्री राम पर उनका रिएक्शन उनके लिए बहुत अच्छा नहीं था। हमने देखा कि जब मुलायम सिंह यादव ने 1980 के दशक के अंत में इस पर रिएक्ट करना शुरू किया तो उन्हें भी उत्तर प्रदेश में सत्ता गंवानी पड़ी थी। और उसके बाद आपको याद होगा कि अखिलेश को और लालू यादव को कई बार बोलना पड़ा कि हम कृष्ण भक्त हैं। तो राजनीति में प्रतीकों का बहुत मतलब होता है और उसी प्रतीकों के मतलब में आज ममता बनर्जी भी उसी चक्रव्यूह में घिरी हुई हैं। उनका जो रिएक्शन था, मोदी जी के सामने उन्होंने जो रिएक्ट किया कि मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि वो नारा लग गया था वहां पर, इस तरह की चीजों से कुछ निश्चित लोगों की भावनाएं आहत होती हैं और वो समझती हैं इस बात को। उनको ऐसा लगता है 28 से 30% वोट मेरे साथ रहेंगे। मैं ये नहीं बोलना चाहता चुनाव की बेला में कि वो 28 से 30% वोट किन लोगों के हैं, मैं वोटर की बात करना चाहता हूं, मैं जाति और धर्म की नहीं। और यदि वो इसमें दूसरे तबके के 10 या 15% लोगों को तोड़ लेती है तो बहुमत उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा, जो कि बहुत मुश्किल काम नहीं है। दूसरी तरफ दूसरा पक्ष है भारतीय जनता पार्टी, जो कि पूरी तरह से जानती है कि अगर मैंने 70% को कंसोलिडेट कर लिया तो ये बाजी हमारे पक्ष में होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक शुरुआती जीत इस बात पे है कि आज वाम मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन की बात नहीं हो रही। जो भी बात होती है वो टीएमसी बनाम बीजेपी की होती है। तो एक परसेप्शन की लड़ाई उन्होंने जीती। अब जय श्री राम के मुद्दे पर को न्यूट्रलाइज करने के लिए ममता बनर्जी ने पहले चंडी पाठ किया, कई बार कहा कि मैं ब्राह्मण हूं और अब वो गोत्र पर हैं। तो बिल्कुल ये वही है कि कैसे अपने सॉलिड वोट बैंक के ऊपर हम जिसको कहते हैं आइसिंग ऑन द केक, हम कैसे कुछ और चीजें जोड़ ले। एक तरफ पूरी तरीके से कंसोलिडेट करने की कोशिश है और दूसरी तरफ अपने कंसोलिडेशन के विस्तार का प्रयास है। ये एक सियासी रणनीति है। मुझे नहीं मालूम, अब जैसे जो भी वोटर बोल रहा है, चाहे वो शिल्प की बात कर रहा है, चाहे वो खेती की बात कर रहा है, लेकिन अंत में हम भारतीय लोग क्या सिर्फ विकास पर वोट देते हैं? अगर ऐसा होता तो आज भारत का ये हाल नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चुनाव है ये इसलिए दिलचस्प है कि इसमें कई चीजों का कॉकटेल बन गया है और इस कॉकटेल का जो असली नशा है वो 2 मई तक हम सब पर तारी रहने वाला है। अब देखते हैं हैंगओवर किसके पक्ष में जाता है और उसका असली आनंद किसके पक्ष में जाता है। श्वेता, क्योंकि देश की राजनीति की दिशा इससे बहुत हद तक निर्धारित होगी। ममता बनर्जी विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है जयंतु जी, और पूरा विपक्ष भी टकटकी लगाए देखेगा, लेकिन इसके बावजूद वो उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। यहाँ पर चिट्ठी उन्होंने लिख दी, चिट्ठी जो लिखी है, नंबर 1 उसका असर कोई आप देखते हैं और उसकी वजह क्या देखते हैं? देखिए, अभी 2024 से दूर है, लेकिन ममता बनर्जी ये जो अपोजिशन को चिट्ठी लिख के और एक दिन पहले चुनाव के नंदीग्राम में, तो नंदीग्राम कहाँ है, 2024 कहाँ है, और अपोजिशन यूनिटी का इंडेक्स नेशनल लेवल में अभी बनाने का तो कोई जरूरत नहीं है। तो क्यों ममता बनर्जी कर रहे हैं? ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में चुनाव के लिए जो सीनियर अपोजिशन लीडर है उनके समर्थन चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं, जैसे किसानों के इशू में किए हैं, जैसे शरद पवार जी को बार बार आने के लिए चर्चा चल रहा था, लेकिन अमित शाह जी ने शरद पवार साहब के साथ मीटिंग करने के बाद वो पॉसिबिलिटी के बारे में भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि नहीं आएंगे। तो ऑपोजिशन पॉलिटिक्स को यूज करना। 1 मिनट आपको रोक रही हूँ क्योंकि अभी तक टीएमसी की तरफ से आरोप लग रहे थे कि एजेंट को उनके रोका जा रहा है, लेकिन अब बीजेपी की तरफ से भी ये डेबरा सीट पर आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी के एजेंट को बंधक वहां पर बना लिया गया है। जरा सुनिए इस पर क्या कह रहे हैं बीजेपी नेता। कोई जमायत नहीं हो सकता, जमायत नहीं हो सकता 100 मीटर्स। यही तो हम सुन रहे हैं कि वहां से इन्फ्लुएंस करके यहाँ भेज रहे हैं।
আমি যখন ঢুকলাম আপনারা হয়তো লক্ষ্য করেছেন যে এই জায়গাটায় অনেক লুঙ্গি পড়া লোক দাঁড়িয়ে ছিল, দৌড়ালো তারা, আমি দেখেছি। এখন এটাই কমপ্লেইন আসছে যে যারা আসছে ওদিক দিয়ে ওরা ওখানে তাদেরকে ধরে ভয় দেখাচ্ছে, ভয় দেখিয়ে তারপরে ভেতরে পাঠাচ্ছে। ওই যে আমি তো এই জন্য সিআরপিএফ কে বললাম যে তোমার 100 মিটার্স মানে এদিকে ওদিকে সব দিকে, এটা তো 100 মিটার্স এর মধ্যে পড়ে, পোলিং বুথের মধ্যে। আপনি দেখুন ওদিকে ভোটাররা ওই দিক দিয়ে আসছে। दीदी 100 मीटर के रेडियस में आप यहाँ पे लोग देख रहे हैं, काफी आप बात भी किए, क्या बता रहे सिक्योरिटी बोल रहा है कि एक मिनट, सिक्योरिटी बोल रहा है कि हम इस तरफ और इस तरफ खाली किया। मैंने बोल रही हूँ 100 मीटर्स ऑल तरफ खाली करना है। और हमने जो सुना है, जिस कंप्लेन के लिए हमने आए हैं कि यहाँ एक जोटला हो रहा है और जो भी वोटर्स उस तरफ से आ रहे हैं उनको पकड़ के वहाँ इन्फ्लुएंस करके फिर उनको यहाँ भेज रहा है भय दिखा के, और वहाँ खड़ा रहता है, वो आके वोट देके जाएगा और पूछेगा कहाँ वोट दिया। ये तो होना नहीं चाहिए ना। तो हमने जब घुसा तब देखा ये लुंगी वाहिनी यहाँ से भाग रहा है, आप भी देखा होगा। तो अभी यहाँ पर आया तभी भी जटला है। अभी हम सीआरपीएफ से बात करेंगे कि 100 मीटर रेडियस किसको बोलते हैं, सारे चारों तरफ बोलते हैं, एक तरफ नहीं। तो दीदी अभी देखिए देवरा सीट पर दोनों ओर से पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। बहुत दिलचस्प वहां का भी मुकाबला है। सूर्य अग्नि वहां से हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम उनसे ये जानेंगे कि दरअसल जमीनी हकीकत क्या कह रही है। किसी को सेंट्रल फोर्सेस से दिक्कत हो जाती है, किसी को जो बंगाल पुलिस है यहाँ पर उससे दिक्कत हो जाती है, और उसके बीच ये चुनाव चल रहा है। अब तक बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन जो चीज हम जयंतु जी बात कर रहे थे कि लेफ्ट गायब है इस पूरे नैरेटिव से। यहाँ पर नंबर 2 हुआ करते थे, इधर डेबरा में भी हम वो देख लें, अभी हर जगह 2 अगर टक्कर में नजर आते हैं, और बाकी तो छोड़ दीजिए, झंडे नहीं दिखते हैं मैदान में। लेफ्ट के फिर भी आपको कहीं पर दिख जाए लाल झंडे, कांग्रेस तो गायब रहती है हर जगह से। कांग्रेस को तो मैं कहता हूँ जुरासिक पार्क का डायनासोर है। पश्चिम बंगाल क्यों, पूरी देश में देखिए ना क्या हालत है। मतलब कम से कम मैदान में तो रहना चाहिए। मैं तो कभी कभी कहता हूँ राहुल गांधी जी इज वेरी कॉम्प्लीमेंट्री कैरेक्टर फॉर नरेंद्र मोदी जी। जब तक वो रहेंगे नरेंद्र मोदी जी का कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ एक सीरियस नोट, जो आप अभी सवाल एक बोले हैं, मुझे लगता है बहुत अहम इशू है कि शुभेंदु अधिकारी तृणमूल के जो वोट है वो इन स्पाइट ऑफ ममता बनर्जी कैंडिडेचर वो खींच के बीजेपी में ला सकते हैं। जैसे बीजेपी के जो वोट बैंक वो भी रहेगा तो शुभेंदु का जितना मतलब एकदम आपको लग रहा है बल्ले हो जाएगा। लेकिन सवाल है वो वोट आज नंदीग्राम में लोग तृणमूल के सिंबल में दे रहे हैं या शुभेंदु अधिकारी को दे रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी इज ए बिग कैच फॉर बीजेपी। जैसे हमारे पत्रकारिता में होता है ना, दूसरे कंपनी से हम लोग टैलेंट को ले लेते हैं और एक कंपनी, तो बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी का टैलेंट लिए हैं, बैप्टाइज कर रहे हैं, लेकिन वो खींच के तृणमूल का वोट, उसके वो जो गद्दारी इशू ममता बोल रहे हैं ना जानबूझ के, इसीलिए नहीं। ममता बनर्जी एक और बहुत बड़ी चीज कह रही है जिस पर मैं आऊंगी। सिंगूर में एक बीजेपी कैंडिडेट की तारीफ करना, क्या कट्टू साइज करना चाहती है वो शुभेंदु अधिकारी को, इस पे मैं जरूर आऊंगी। ভয় দেখাচ্ছে, বাড়ি থেকে পোলিং বুথে আসার পথে ভয় দেখাচ্ছে, সেই জায়গাটা ইলেকশন কমিশন কি করবেন? খালি বুথে পুলিশ দিয়ে হবে? কতটা মারাত্মক আপনাদের এজেন্টকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো, তাহলে কি ইলেকশন ফ্রি এন্ড ফেয়ার হচ্ছে না? बताइए। আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, ফ্রি এন্ড ফেয়ার হচ্ছে কি? যদি হতো তাহলে এই 100 মিটারের মধ্যে জমায়েত হতো, যদি হতো তাহলে আমার কাছে কমপ্লেইন আসতো যে আমাকে ভোট দিতে যাওয়ার আগে চেপে ধরেছে, আবার ভোট থেকে सूर्य अग्नि आवाज आ रही है आपको? ফ্রি এন্ড ফেয়ার হলে আমি এখানে দৌড়তে আসতাম, ফ্রি এন্ড ফেয়ার হলে 209 নম্বর এ जी हमारे इलेक्शन पोलिंग एजेंट के तारीफ दी। तो देखिए इस वक्त हम देवरा में हैं जहां पे इनकी देवरा की कैंडिडेट देखिए हम लोग इस वक्त देवरा में हैं जहां पे देवरा की कैंडिडेट भारती घोष वो यहाँ पे आई थी। उन्होंने दावा किया कि यहाँ पे जमायत हो रहा है और वो यहाँ पे फिर से मॉनिटरिंग कर रही हैं। वो फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर रह चुकी हैं। सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर ऑपरेटर्स वो उनको पता है कैसे क्या होता है। अभी उन्होंने बात वो फिर से कर रही हैं अपने कैंडिडेट अपने लोगों के साथ। जो देखिए क्या होके बिल्कुल मैम आपके एजेंट को निकाल दिया क्या? मार के निकाल दिया। यहाँ पर जो जमायत था
उनको मार के भगा दिया। फिर हमारा मंडल सभापति आए, इनसे पूछो, इनको भी मार के भगा दिया। आपको किसने मार के भगाया? वो मेरे जेते जाता है, वो बारूनिया पास का बूथ है, जो जाता है वो मेरे को निकाल दिया है पार्टी का। हाँ, तृणमूल। यहाँ के मंडल सभापति जो यहाँ पे थे उनसे भी बात करवाई भारती घोष ने। मंडल सभापति ने भी दावा किया है कि उनको भी धक्का मुक्की उनके साथ भी हुआ है और उनको भी यहाँ से निकाल दिया गया है। भारती घोष ने ये दावा किया है कि उनके पोलिंग एजेंट को भी इस पर्टिकुलर बूथ से लोगों ने उनको यहाँ से हटा दिया है। अभी देबरा में वो घूम रही हैं, वो कैंडिडेट हैं यहाँ की, और उन्होंने ऐसा ही दावा किया है कि इस पर्टिकुलर बूथ के आसपास लोगों की जमायत हो चुकी थी, जिसके कारण उन्होंने सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के लोगों से उन्होंने बात की और कहा कि जमायत जो है 100 मीटर के अंदर हो नहीं सकता और उसको हटाना होगा। कैमरा पर्सन संतोष के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक, देबरा।